प्रणव, आनंद और मुरली ये 3 भाई थे। प्रणव सबसे बड़ा था। प्रणव और आनंद दोनों शादीशुदा थे और खेती बाड़ी करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। वो तीनों एक साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। उनके साथ रहते थे प्रणव की पत्नी आस्था और आनंद की पत्नी शारदा। मुरली कोई काम नहीं करता था। वो प्रणव और आनंद की कमाई पर चलता था और इसी कारण उसे लेकर उनके घरों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। सुबह तुमसे 500 रुपए लिए थे बाजार के लिए, लेकिन जब शाम को बाजार गई तो थैले में पैसे नहीं थे। क्या? ये क्या कह रही हो? इतने सारे पैसे कहाँ चले गए? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि पैसे कहाँ गए। घर में जो एक चोर को पाला हुआ है वही हर दिन पैसे चुरा लेता है। अरे तो क्या तुम मुरली की बात कर रही हो? अरे तो मुरली को तो मैंने कल ही पैसे दिए थे, आज फिर से क्यों बाजार से पैसे चुराएगा? उसे जितने भी पैसे दो कभी भी संतोष नहीं होता। पैसे देखकर उसका लालच संभले नहीं संभलता। अरे चलो, अब जब ले ही गया है तो क्या किया जा सकता है। कल सुबह मैं फिर से तुम्हें पैसे दे दूंगा। छोड़ो, भूल जाओ। वो घर से पैसे चुरा ले और तुम कुछ नहीं कहोगे? अरे पूरे दिन मेहनत के बाद देखो अब मैं थका हुआ हूँ। अरे अब इन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा मत करो, रहने दो। जो हो गया सो हो गया, हटाओ, आगे देखें क्या करना है। अभी तो ये तुम्हें बहुत छोटी मोटी बात लग रही है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे भाई की वजह से हम सब कुछ खो देंगे उस दिन पछताओगे। मेरी बात याद रखना। अरे ये फालतू की बकवास बंद करो। तुम चलो खाना तैयार करो, थक गया हूँ, बड़ी तेज से भूख लगी है। जब भी मुरली के बारे में कोई शिकायत होती, प्रणव चालाकी से बात टाल देता। आनंद और उसकी पत्नी शारदा के बीच भी वही कहानी थी। वो दोनों भी मुरली को अपने घर पर बोझ समझते थे। जहाँ प्रणव को मुरली के लिए थोड़ी ममता थी, वहीं आनंद मुरली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी थोड़ी देर पहले प्रणव दादा और आस्था दीदी झगड़ रहे थे। तुम्हारा वो चोर भाई आज फिर उसने बाजार के पैसे चुरा लिए। अरे बस बहुत हो गया, दिमाग खराब कर रखा है उसने। अरे दादा से मैंने कितनी बार कहा है कि उसको घर से निकाल दो, तब कहीं जाकर वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन दादा है कि वो मेरी बात मानते ही नहीं है। दिमाग खराब कर रखा है। क्यों तुम लोग एक निकम्मे इंसान को घर में बिठाकर खिला रहे हो? यही समझ नहीं आता। अरे तो मुझे कौन सा मजा आता है उसको बैठाकर खिलाने में? तुम भी गजब बात करती हो। अरे जो कुछ भी हो रहा है सबके लिए प्रणव दादा ही जिम्मेदार हैं। वो मुरली से जितना प्यार करते हैं, मुरली उस प्यार के लायक ही नहीं है। नालायक कहीं का, एक नंबर का बेवकूफ। तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे और वो बिना सोचे समझे चोरी कर लेता है। पैसे चुराकर फिर बेशर्मी से घर आकर मुफ्त में खाना भी खा लेता है। और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जिस दिन मेरी सहनशीलता की हद पार हो जाएगी ना, उस दिन मैं दादा को भी नहीं सुनूंगा। दिमाग खराब होगा तो बाल पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें याद है पिछले साल मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई थी। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे पूरा यकीन है कि उसे मुरली ने ही चुराया था। समझता क्या है अपने आप को? अरे आज दादा से पैसे चुराए हैं, कल को देखना मेरे कमरे में घुसकर हमारे पैसे भी ले जाएगा। तुम ध्यान रखना कम से कम वो हमारे कमरे में घुसने ना पाए। हाँ, इसलिए तो जब तुम घर पर नहीं रहते मैं पूरे दिन ताला लगा कर रखती हूँ। मेरी अलमारी में कुछ गहने हैं, पता नहीं कब क्या चुरा ले। मुरली की चोरी की आदत से उसके अपने घर वाले भी परेशान थे, लेकिन मुरली आराम से अपने दोस्त भानु के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता। मुरली, मैं सही बताऊं तो कभी कभी तेरी हरकतें ना बहुत चिढ़ दिलाती हैं। अब इस दोपहर में भी मैं आराम से घर पर सोता, लेकिन तू मुझे चाय की दुकान पर खींच लाया। यार दिमाग खराब कर दिया तूने। अरे मैं क्या कहूँ, अगर अभी घर में जाऊंगा ना तो मेरी भाभी मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देगी। जानबूझकर मैं घर नहीं जा रहा। हाँ, जरूर तूने अपनी भाभी से पैसे चुराए होंगे, बोल, है ना? अबे पागल वागल है क्या? भाभी के पैसे क्यों चुराऊंगा? है मैंने तो दादा के पैसे चुराए हैं। मेरे भाई के पैसों पर मेरा पूरा हक है,
लेकिन भाभी ना दिन भर किट 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 करती रहती है, बहुत परेशान करती है। इसीलिए तो कहता हूँ मेरे भाई, कोई नौकरी वोकरी कर ले। अगर एक अच्छी नौकरी करेगा तो कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी ना, खुद के पैसे कमा सकेगा, ना किसी की सुननी ना किसी को सुनाना। नौकरी तो नौकर करते हैं बे, मैं मालिक हूँ, मालिक, अपनी मर्जी का मालिक। मैं किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। मालिक लोग काम थोड़ी करते हैं। वाह, तो मालिक साहब जिंदगी भर भाइयों के सर पर बैठे रहेंगे आप, है ना? कभी तो जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा ना कि ऐसे ही दिन कटेंगे। बड़े आए मालिक बनने वाले। देख, मैंने अपनी जिंदगी की योजना बना ली है। मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा, क्योंकि बिजनेस ही एकमात्र काम है जिसमें मैं खुद का मालिक रहूंगा। अबे चोरी किए हुए पैसों से तो चाय पीता है और बात करता है एक बड़ा व्यवसाय करने की। ससुरा। बड़ा अजीब आदमी है तो। भानु, तू देख लेना, एक दिन मेरे परिवार की सारी शिकायतें तारीफ में बदल जाएंगी, देखना। चोरी की आदत के बावजूद मुरली के सपने बहुत बड़े थे। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका परिवार एक दिन उस पर गर्व कर सके। पिछली रात जैसे तैसे हालात संभाल लिए गए थे, लेकिन आस्था और प्रणव के बीच मुरली को लेकर एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि आस्था घर छोड़ने की बात करने लगी। बहुत हो चुका, अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। या तो अब इस घर में तुम्हारा भाई मुरली रहेगा या मैं रहूंगी। ओ हो, लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बात है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो सुबह बाजार के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, अब फिर से क्या हो गया? तुम्हारा भाई सुबह मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने मना कर दिया तो मुझ पर चिल्लाने लगा और मेरे पलंग के पास रखी छोटी घड़ी तोड़कर घर से निकल गया। ये क्या बात कर रही हो? मुरली ने तुमसे ऐसा बर्ताव किया? देखो, वो चोर है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो किसी से बदतमीजी करने वाला लड़का नहीं है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाकर शारदा से पूछ लो, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे मायके वालों ने भी कभी मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं किया। इतने दिन तक उसने जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। वो अब घर के बड़ों से भी बदतमीजी कर रहा है, नालायक कहीं का। मेरे पति के घर में रहकर उसी के पैसों पर पलकर वो मुझ पर ही रौब झाड़ रहा है, जैसे तुम्हारे पैसे उसके बाप दादा की दौलत हो। बस, अब तक मैं चुप था, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। अब मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। इतने सालों से कह रही हूँ, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रणव मुरली को बहुत स्नेह करता था, लेकिन आस्था के साथ बुरे व्यवहार की बात जानकर मुरली के प्रति उसका मन खट्टा हो गया। आस्था के साथ बुरे व्यवहार के कारण आनंद और प्रणव दोनों मुरली से बहुत नाराज थे। रात में जब मुरली घर लौटा तो दोनों ने उसे घेर लिया। अरे दादा, आज इतनी रात तक भी तुम लोग जाग रहे हो? क्या बात है? बाकी दिनों में तो सो जाते हो। क्या कुछ समस्या है क्या? तेरा इंतजार कर रहे थे, तुझसे जरूरी बात करनी है। दादा, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लो, फिर जो बोलना है बोल लेना। नहीं 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 नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे खड़ा रहे और हमारी बात सुन चुपचाप। मुरली, माँ बाप के मरने के बाद हमने हमेशा तेरी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तेरी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। और नहीं तो क्या? अरे तूने हिम्मत कैसे की भाभी से पैसे के लिए बदतमीजी करने की? और मेरे घर में रहकर मेरे पैसों पर पलकर तू मेरी पत्नी से बुरा व्यवहार करता है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। दादा, मेरा दोस्त भानु। अरे चुप कर, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू आस्था के पांव पकड़कर माफी मांगेगा, नहीं तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? प्रणव और आनंद इतने गुस्से में थे कि मुरली की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ
कुछ दिन बीत जाते हैं। आनंद अपनी पत्नी शारदा को लेकर उसके मायके चला जाता है। शारदा की माँ शकुंतला एक घमंडी और दंभी स्वभाव की महिला थी। वो हमेशा शारदा को बुरी सलाह देती और उसके ससुराल में आग लगाने की कोशिश करती। तेरे ससुराल में क्या हाल है अब? प्रणव और आस्था कैसे हैं? वो लोग ठीक ही हैं, लेकिन छोटे भाई मुरली को लेकर थोड़ा झगड़ा चल रहा है। वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन यूं ही घूमता रहता है। मैं तेरे पति को कब से कह रही हूँ कि अलग घर लेकर रहे, कम से कम शांति से तो रह पाती। तुम्हारे दामाद की हालत ऐसी हो गई है कि जिस घर में रहते हैं वो भी टूट फूट चुका है और मरम्मत कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और तुम कह रही हो अलग घर लेने की बात। मरम्मत के पैसे नहीं हैं, लेकिन बेकार भाई को राजा की तरह पालने के लिए पैसे जरूर हैं। अगर आनंद और प्रणव ने उसे जल्दी नहीं निकाला तो एक दिन वही उनका सबसे बड़ा नुकसान कर बैठेगा। घर में कहीं पैसे नहीं रख सकते, पलक झपकते ही सब गायब हो जाता है। बड़ी मुसीबत है। अभी सिर्फ पैसे चुरा रहा है, आगे चलकर क्या क्या चुराएगा कौन जाने। एक दिन पूरे घर को बेच देगा वो, और किसी को खबर भी नहीं होगी। वो दिन दूर नहीं है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक दिन देखना, वो जर्जर घर भी सबकी नजरों से चुराकर बेच देगा। अपने पति से कहो कि कोई छोटी सी जमीन खरीद ले। आजकल अपना खुद का टुकड़ा जरूरी है। चाहे वो कहे पैसे नहीं है, तू जिद करती रह। जब तुम कह रही हो तो जरूर करूंगी माँ। आनंद की खराब आर्थिक स्थिति जानते हुए भी शकुंतला शारदा को जरूरत से ज्यादा मांग करने की सीख देती रहती है। शारदा के पिता पीताम्बर उसकी माँ शकुंतला से बिल्कुल अलग थे। पीताम्बर एक सीधे सादे और उदार स्वभाव के इंसान थे। वो हमेशा सभी को अच्छे सुझाव देते थे। वो उकसाने वाले सुझावों की बजाय शारदा को समझाने की कोशिश करते थे कि हर परिस्थिति में खुद को ढालना चाहिए। सुना है कि इन दिनों तुम्हारे घर में पैसों को लेकर थोड़ा तंगी चल रही है। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो अब बिना झिझक के मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है काका, बस थोड़ी सी अनदेखी हो रही है खेतों में, जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, और जब फसल कम होती है तो आमदनी भी कम होती है। अब जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, और क्या बताऊं। कुछ दिन पहले सुना था कि तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ था। कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? अरे कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन आप तो मेरे छोटे भाई मुरली को जानते हैं। अरे बड़ा लापरवाह और चंचल लड़का है। हर दिन उसके कारण कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। अरे बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, और खासकर लड़कों में ये आदत ज्यादा होती है। अब मुरली को तुम लोग गलत मत समझो। एक दिन वही मुरली ऐसा कुछ करेगा, देखना कि लोग तुम्हारे परिवार को उसी के नाम से जानेंगे। हाँ। अब बाबा बुरा मत मानिएगा, लेकिन इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि लोग उसके नाम पर हमें पहचानेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ी चोरी या डकैती कर ले तो हो सकता है कि बदनामी के लिए लोग उसका नाम लें और कहें कि ये इनके परिवार का है। हा, ऐसा मत कहो। ऊपर वाला किसमें क्या छिपा कर रखता है ये हम नहीं जानते। समय के साथ सबके जीवन में बदलाव आता है। हाँ, अब हम मुरली से कोई उम्मीद तो नहीं रखते। उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती। गांव के हर लोग हमारे परिवार को उसी की वजह से तिरछी नजर से देखते हैं। चलो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला मुरली को सद्बुद्धि दे और कुछ अच्छा कर सके। पीताम्बर भले ही मुरली के बारे में सकारात्मक सोच रखते थे, लेकिन आनंद उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। आनंद मानने को तैयार ही नहीं था कि मुरली कभी सुधर सकता है। जब से आस्था की वजह से प्रणव ने मुरली के साथ रूखा व्यवहार किया है, तब से मुरली काफी चुपचाप रहने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका प्रिय भाई उससे इस तरह व्यवहार करेगा।
तभी से वो अपने पैरों पर खड़े होने की सोचने लगा। हाँ मुरली, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू पहले जैसा बात नहीं करता, एकदम चुपचाप रहता है। तुझे इस हाल में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बता ना क्या बात है। क्या बताऊं, मैंने आज तक अपने परिवार को सिर्फ निराशा ही दी है, इसीलिए अब मेरी कोई कदर नहीं रही। ओहो, तू ही तो कहता था कि किसे क्या फर्क पड़ता है, तू क्या कर रहा है। अब क्या हो गया जो इतना उदास बैठा है? अरे तू नहीं समझेगा भानु, बाकी लोग कुछ भी कहें, लेकिन प्रणव दादा ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। पर उस दिन के बाद से उन्होंने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यार। हाँ, यह मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत। अब अचानक से इस दुनिया में पैसे के बिना इंसान की कोई कदर नहीं होती है। वही तो, इस तरह बेकार बैठकर अब और नहीं चलेगा। कब तक ऐसे बिना उद्देश्य के जिंदगी काटूंगा। अब मैंने भी ठान लिया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। अच्छा सुन, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है, लेकिन नहीं जानता कि तू उसे निभा पाएगा या फिर नहीं। अरे पहले आइडिया तो बता, क्या है? अगर इसमें मैं सफल हो सकता हूँ तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर तू कुछ लाख रुपए का इंतजाम कर सके तो हम कोलकाता जाकर एक फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या बात कर रहा है? लाखों रुपए? अरे मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तू लाखों की बात करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर हम कोलकाता में बिजनेस खड़ा कर लें तो जल्द ही कामयाबी पा सकेंगे। क्या कहता है? मुरली को भानु की योजना अच्छी लगी, लेकिन पैसे कहाँ से लाएं, इस चिंता में वो डूबा रहता। मुरली भानु की बिजनेस योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ प्रणव ही उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने प्रणव से बात करके उससे पैसे मांगने का फैसला किया। इतनी रात को क्या काम है मुरली, बोलो। दादा, आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो। दादा, मेरा दोस्त भानु कोलकाता में फूड बिजनेस शुरू करना चाहता है। मैं उसके साथ मिलकर उसमें निवेश करना चाहता हूँ। दादा, थोड़ा सा पैसों की जरूरत है। तूने तो कभी कोई नौकरी वोकरी की नहीं, अचानक से ये बिजनेस का भूत कैसे सवार हो गया? मुझे कभी नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी दादा। मैं हमेशा से खुद का कुछ करना चाहता था। अब जब मौका मेरे सामने है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। ये बता, कितने पैसे चाहिए? फिलहाल 1-2 लाख काफी होंगे। जब हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा दादा। जिसने सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों का पैसा उड़ाया है, अब वही कह रहा है बिजनेस करेगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कभी देखे हैं लाखों रुपए? मुझे पता है जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस बार मैं वाकई में खुद को बदलना चाहता हूँ। इन बातों से मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सुन रहे हो ना? खबरदार जो तुमने इसे एक पैसा भी दिया। भाभी, मैं जानता हूँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। इतनी ही अगर जिंदगी बदलने की चाह है तो खुद के पैसों से बदलो। हमारे खून पसीने की कमाई मत मांगो। निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ। मुरली की लाख मिन्नतों के बावजूद आस्था और प्रणव उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते। मुरली की व्यापार करने की इच्छा और प्रणव से पैसे मांगने की बात आनंद के कानों तक पहुंची। फिर वो और शारदा मिलकर मुरली की आलोचना करने लगे। पता है कल रात कितना बड़ा हादसा हुआ? हाँ, आस्था भाभी से सुना। मुरली ने प्रणव दादा से नए व्यापार के लिए पैसे मांगे हैं। एक चोर चांद छूने की ख्वाहिश रखे तो क्या होगा? इतना बड़ा सपना देखने की औकात है उसकी क्या? अगर वो अपने किसी दोस्त के साथ व्यापार शुरू भी करे तो बाद में दोस्त के साथ मिलकर धोखा देगा और सारा पैसा हड़प लेगा। यही तो उसकी फितरत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे गधे को स्वर्ग में भी भेजो तो भी वो गधा गधा ही रहेगा।
उसी तरह से एक चोर जहां भी जाएगा चोरी ही करेगा। आस्था भाभी ने उसे बहुत बुरा भला कहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, वो उसी लायक है। कोई काम धंधा नहीं, बस ख्याली पुलाव पकाना आता है। अरे प्रणव दादा अब तक उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो अब तक उसे घर से निकाल देता। बहुत चिढ़ होती है उससे। छोड़ो भी, वो चाहे जो करे, हमें क्या लेना देना, चोर कहीं का। प्रणव और आस्था के व्यवहार से मुरली बहुत आहत होता है। उसका दुख अब जिद में बदल जाता है और वो फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर अपना सपना पूरा करेगा, इवन अगर उसे इसके लिए चोरी भी करनी पड़े। हाँ बोल भाई, इतनी रात को क्यों बुलाया? अरे अभी तो खाना खाकर सोया ही था। बोल। देख भानु, मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। मेरे घर वालों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब मुझे कोई और ही रास्ता अपनाना होगा। क्या? अबे क्या करने जा रहा है तू? क्या क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आस्था भाभी के पास कुछ नगद रुपए हैं और सरदा भाभी के गहने अलमारी में रखे हैं। मैं उन्हें चुराने वाला हूँ। क्या? अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? अपने ही घर में इतनी बड़ी चोरी करेगा, गहने चुराएगा, और वो भी सिर्फ व्यापार शुरू करने के लिए? दिमाग तो ठीक है कि घुटनों से सोच रहा है? मैं जानता हूँ भानु, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं गहने चुराकर यहाँ से भाग जाऊंगा और जब सफल हो जाऊंगा तो खुद लौटकर सब कुछ लौटा दूंगा ना। भानु बार बार मुरली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुरली उसकी बात नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। घर के सभी लोग गहरी नींद में होते हैं। माफ कर दो दादा, मैं ये कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने भविष्य के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन सब कुछ लौटा दूंगा। मुरली बिना किसी को पता चले नकद पैसे और गहने चुराकर घर से बाहर निकल जाता है। सूरज निकलने से पहले ही मुरली चोरी किए गहने और पैसे लेकर गांव छोड़कर भाग जाता है। मुरली के भाग जाने के बाद अगली सुबह जब घर वालों को पैसे और गहने गायब मिलते हैं और मुरली भी लापता होता है, तो आस्था और शारदा पर मानो आसमान टूट पड़ता है। वो पैसे और गहने ही उनका अंतिम सहारा थे। पूरे घर में मातम छा जाता है। मैंने कितनी बार कहा था कि उस मुरली को घर से निकाल दो या हम कहीं और अलग होकर रहे, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अब देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे जमा किए हुए 50,000 रुपए थे वो, मेरा आखिरी सहारा। मैं 3 साल से पैसे जमा कर रही थी और वो सब लेकर भाग गया। मेरी माँ ने पहले ही चेताया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मेरी शादी के गहने ले गया। वो हरामखोर नरक में जलेगा। अरे बस करो, अब रोना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार भागकर गया कहाँ है और क्या मिल गया उसे हम सबको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के। ये सब तुम्हारी गलती है दादा। मैं तुमको पहले से समझा रहा था और मैं जानता था कि मुरली एक मतलबी इंसान है, एक नंबर का चोर है, लेकिन तुमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा था। अब भुगतो परिणाम। मेरी बात तो सुनते नहीं और फिर बाद में आके पछताते हो। समझाने से क्या फायदा देवर जी, वो तो कभी कुछ समझना ही नहीं चाहता था। आज उसकी वजह से हम सब कुछ खो बैठे। अरे अरे अरे, तुम सब तो मुझे ऐसे दोष दे रहे हो जैसे सारा का सारा कसूर मेरा ही हो। मैं जानता था कि मुरली की चोरी की आदत थी, लेकिन इतना बड़ा नुकसान करेगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। सब अपना सब कुछ खोकर टूट जाते हैं। पुलिस में शिकायत करने पर भी मुरली का कोई सुराग नहीं मिलता। लगभग 4 साल बीत जाते हैं। प्रणव और आनंद को मुरली की कोई खबर नहीं मिलती। अंत में वो उसे ढूंढना छोड़ देते हैं, लेकिन दिन ब दिन उनकी हालत और भी बदतर होती जाती है। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जाता है। हाँ, जब से मुरली चोरी करके घर से भागा है,
तब से जैसे हमारी किस्मत पर कोई अशुभ साया छा गया है, जो अब तक नहीं छटा। हाँ दादा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे पास एक रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे। वही तो दुकानदार साफ साफ कह चुका है, अगर 7 दिन के भीतर उधार नहीं चुका पाए तो वो लोगों को भेजकर घर से उठवा कर पैसे वसूलेगा। क्या कहूं अब मैं। और नहीं तो दादा, इस बार फसल का भी कोई उत्पादन नहीं हुआ। रोज सब्जी लेकर बाजार जाता हूँ, एक भी नहीं बिकती। खाली हाथ जाता हूँ और खाली हाथ लौट आता हूँ। मुझे तो रातों में नींद नहीं आती, सोच सोच कर कि कैसे पैसे चुकाऊंगा। अब हमारे पास बस 1 हफ्ते का समय है, अगर पैसे ना जुटे तो सबके सामने पिट कर मरना पड़ेगा। और क्या है, मिला जुला कर लगभग 80,000 रुपए का कर्ज हो गया। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे दादा? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें अपना ये टूटा फूटा घर बेचना पड़ेगा आनंद। लेकिन दादा, ये तो हमारा पुश्तैनी घर है, माँ बाबा की आखिरी निशानी है दादा। इसे बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है। अगर जिंदा रहना है तो यही एक रास्ता है, घर बेचकर आस्था और सरदा को उनके मायके भेज देंगे। फिर हमारे साथ क्या होगा भगवान ही जाने। ऊपर वाले ने हमें कैसी कठिन परीक्षा में डाल दिया दादा। दोनों भाई अपने अनिश्चित भविष्य की चिंता में रो पड़ते हैं और आखिरकार अपना टूटा फूटा घर बेच देने का फैसला कर लेते हैं। एक ओर प्रणव और आनंद अपनी सारी जमा पूंजी खोकर अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुरली ने इन 4 वर्षों में एक सफल खाद्य व्यवसाय खड़ा कर लिया था और करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। उसका नाम पूरे कोलकाता में फैल गया था। तभी उसे भानु से अपने भाइयों की दुर्दशा के बारे में पता चला। अगर ऐसे समय में भी अपने भाइयों के पास ना जाऊं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देख मुरली, तूने इन 4 सालों में बहुत तरक्की की, बड़ा बिजनेस, कार, बंगला, करोड़ों की संपत्ति। अगर तू अब जाकर दादा लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे नाराज रह पाएंगे। बात नाराजगी मिटाने की नहीं है, अब सबसे जरूरी है कि उन्हें इस संकट से बाहर निकालना। अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सका तो यह सफलता बेकार है भानु। और तो और, सिर्फ 4-5 दिन बाद उनका घर बिकने वाला है, हमें उससे पहले ही गांव पहुंच जाना चाहिए। मैं जानता हूं, 4 साल पहले मैंने चोरी कर भागकर बहुत बड़ा गुनाह किया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा, लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगर तो कहे तो मैं कल ही गांव जाने की सारी तैयारी कर देता हूं। यही कर, और कुछ भी हो जाए वो घर बिकने नहीं देना। वो घर ही हमारी एकमात्र निशानी है, हमारी सारी यादें वहीं से जुड़ी हुई हैं। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, घर नहीं बिकने दूंगा। हाँ, हो सकता है कि इतने सालों में दादा लोगों ने तुझसे बहुत सारा गुस्सा पाला हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि जब वो तुझे इस मुकाम पर देखेंगे तो सारे गिले शिकवे भूलकर तुझे गले लगा लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं। 4 साल बाद दादा से मिलूंगा, भाभी से मिलूंगा। डर लगता है कि आखिरकार उनका सामना कैसे करूंगा, लेकिन करूंगा। 2 दिन बाद प्रणव और आनंद के घर के सामने सारे कर्जदार एक के बाद एक पहुंचने लगे। उन्हें अचानक इस तरह देखकर दोनों भाई चौंक गए। दादा, हमें तो 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और ये लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लगता है कि आज हमारी खैर नहीं है। क्या कहूँ? अरे देखो, डरने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे पैसे लेने नहीं आए हैं, हम बस ये बताने आए हैं कि तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया गया है। अब तुम लोग कर्ज मुक्त हो चुके हो। क्या क्या कहा आपने? सारा कर्जा चुका दिया गया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो पैसे दिए ही नहीं। सारे पैसे मैंने चुकाए हैं दादा। इतने सालों बाद मुरली को अचानक सामने देखकर प्रणव और आनंद हैरान रह गए। कुछ समझ पाते उससे पहले ही मुरली उनके सामने आता है। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुझे देखकर
तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा और वो बिल्कुल जायज भी है। 4 साल पहले मैं तुम लोगों की जमा पूंजी लेकर भाग गया था, लेकिन आज मैं अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करने आया हूँ। इतने सालों बाद तू यहाँ कैसे आया? कहाँ था इतने दिनों तक मुरली? मैं पता है कि उस दिन मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन अगर मैं वो कदम नहीं उठाता तो शायद आज जिस मुकाम पर हूँ वहां कभी नहीं पहुंचता। ए मुरली, ये बता, तूने हमारा सारा कर चुका दिया, लेकिन इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहां से? दादा, अब मैं पहले जैसा मुरली नहीं रहा। कोलकाता में मेरा बड़ा होटल है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन तुम दोनों के बिना ये सब कुछ अधूरा है। मैंने मन ही मन वादा किया था कि जिस दिन सफल हो जाऊंगा उसी दिन तुम लोगों के सामने खड़ा होऊंगा। क्या तुम लोग मुझे माफ करके फिर से अपना सकते हो? माफ कर दो ना दादा, भाभी, माफ कर दो ना। मुरली में आए बदलाव और उसकी सफलता देखकर प्रणव और आनंद अपने सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि मुरली में जो मेहनत और समझदारी थी उसे वो कभी पहचान ही नहीं पाए। सभी आपसी गलतफहमियों को भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। उनका टूटा फूटा घर बिकने से बच जाता है। सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं और मिलजुल कर एक नया जीवन शुरू करते हैं।